हेलो स्टूडेंट्स, देव कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव जनन क्लास 12 के अंतर्गत बायोलॉजी विषय में हम लोग मानव जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में मानव नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, उसकी संरचना का स्टडी किया था हमने। और जितने भी सहायक अंग थे, मुख्य अंग थे, जैसे वृषण, इसके अलावा जो भी नर जनन तंत्र के सहायक अंग थे उनके बारे में स्टडी किया था हमने, उनका डायग्राम देखा था। अब बच्चों, मैंने कहा था कि नर जनन तंत्र में एक मुख्य अंग आता है वृषण। वृषण की संरचना भी हम लोग कल बनाए थे और उसमें विधिवत ये हम जाने थे कि वृषण के अंदर शुक्राणु कहाँ बनते हैं। उसमें हमें बच्चों ये पता चला था कि वृषण के अंदर जो छोटे छोटे चैम्बर्स लोब्यूल होते हैं उनके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं को हम लोग अंग्रेजी में सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन रियल में वो शुक्राणु बनते कैसे हैं, वहाँ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसी को हमें जानना है। और बच्चों, क्लास 12 का ये सबसे कह सकते हैं इस चैप्टर का यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप अब यही समझेंगे कि शुक्राणु जनन होता क्या है। सबसे पहले बच्चों, मैं शुक्राणु जनन के लिए जरूरी उन हार्मोन्स की बात कर लेता हूं जो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे हार्मोन हैं और वो कहाँ से रिलीज होते हैं, किस आर्गन से सीक्रेट होते हैं और टेस्टिस के अंदर कैसे पहुँचते हैं। क्योंकि टेस्टिस के अंदर अगर पहुँचेंगे तभी तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में जाएंगे और वहाँ पे शुक्राणु बनवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम उन अंगों के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, ठीक है, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वयन एवं नियंत्रण। उस चैप्टर में बच्चों आपने विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने पिट्यूटरी ग्रंथि का भी नाम सुना होगा और हाइपोथैलेमस का भी नाम सुना होगा। हाइपोथैलेमस ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा के पास स्थित होता है और वह कैसे अपना रोल अदा करता है शुक्राणु के निर्माण में, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये ब्रेन की पार्ट को अगर हम बनाएं तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस एरिया होता है और हाइपोथैलेमस एरिया में बच्चों यहाँ होती है मटर के दाने जैसी पिट्यूटरी ग्लैंड। मटर के दाने जैसी क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों? पीयूष ग्रंथि हम लोग बोलते हैं। इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उन सभी के हार्मोन्स को कंट्रोल ये करता है, इसीलिए इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि के पास ऊपर यहीं पे एक एरिया होता है, मैं इसको डिटेल में बना दूं बच्चों। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाएं तो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस प्रकार से दिखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब होते हैं बच्चों, और पिट्यूटरी ग्लैंड का ऊपर वाला भाग ये जो है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे वाले पोर्शन को, जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड निकली रहती है, इसमें 2 भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग होते हैं बच्चों? 2। इसको हम कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी, और इसको हम लोग बोलते हैं पास्टेरियर पिट्यूटरी। पुनः से समझिए, ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होती है, मटर के दाने जैसी सूक्ष्म संरचना होती है, जिसके 2 भाग होते हैं, एंटेरियर भाग, पास्टेरियर भाग। एंटेरियर भाग को कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी और पश्च भाग को कहते हैं पास्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन, लगभग 6 या 7 हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हमें उस हार्मोन को बस जानना है जो वृषण में जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है और शुक्राणु बनवाता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं 2 हार्मोन्स की बात कर लेता हूँ। याद रखिएगा इन दोनों हार्मोन्स का नाम। ये है FSH और दूसरा हार्मोन है LH। ठीक है, FSH और दूसरा हार्मोन कौन है? LH। ये कहाँ से निकलेंगे? एंटेरियर पिट्यूटरी से। अब इस पिट्यूटरी से निकलेंगे तो पिट्यूटरी को ये मैसेज किसने दिया निकालने के लिए? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस में मैसेज दिलाने के लिए एक फैक्टर होता है, याद रखिएगा बच्चों, उस फैक्टर का मैं नाम बता दूं,
हाइपोथैलेमस में GnRH एक हार्मोन होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पुनः से ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन, Gn फॉर गोनेडोट्रोपिन, R फॉर रिलीजिंग, H फॉर हार्मोन। यह हार्मोन निकल के जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, इंटीरियर पिट्यूटरी को अपना मैसेज देता है और वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH। ठीक है, अब यह कहाँ जाएंगे? टेस्टिस के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर टेस्टिस के अंदर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? तो याद करिए, मैंने जब टेस्टिस पढ़ाया था आपको तो मैंने कहा था टेस्टिस जिस थैली में बंद होता है उस थैली को कहते हैं स्क्रोटम, और यह टेस्टिस से अटैच एक राड होता है, राड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कार्ड बोला था मैंने, और स्पर्मेटिक कार्ड में मैंने बोला था आर्टरी आए रहते हैं, वेंस गए रहते हैं, तो इसी आर्टरी में ब्लड आता है। यानी ये जो दो हार्मोन है जो ब्रेन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड में है, जब वो निकलते हैं तो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू टेस्टिस के अंदर पहुंचते हैं इस रास्ते से होकर। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ गए होंगे उम्मीद है। अब देखिए, दो हार्मोन निकल रहे हैं। FSH का क्या काम है? ये जाएगा टू सर्टोली सेल। किसके पास जाएगा? सर्टोली सेल के पास जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नर्स कोशिकाएं। ठीक है, नर्स सेल सर्टोली सेल के पास जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? यह जाएगा लेडिग सेल के पास। किसके पास जाएगा? लेडिग सेल्स के पास जाएगा, लेडिग कोशिकाओं के पास जाएगा। पुनः से समझिए, ये दोनों हार्मोन टेस्टिस के अंदर जा रहे हैं, लेकिन टेस्टिस के अंदर LH जाएगा लेडिग सेल के पास और FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास। अब LH जो लेडिग सेल के पास जाएगा वो एक प्रकार का हार्मोन निकलवाएगा उससे, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और सर्टोली सेल क्या करेगा? गिव न्यूट्रिशन टू स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे। अभी मैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं किया हूं, मैं शुक्राणु जनन के लिए जरूरी जो हार्मोन्स होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक बार मैं और रिवीजन कर दूंगा आपका। ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने जैसी संरचना होती है, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर भाग में जाता है और इंटीरियर भाग से दो हार्मोन सीक्रेट कराता है। एक हार्मोन का नाम है FSH, दूसरे का नाम है LH। FSH एंड LH। मैं FSH का फुल फॉर्म बता दूं आपको। FSH का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, H फॉर हार्मोन। अब LH कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू टेस्टिस में जाएगा, और FSH भी क्या होगा? ब्लड के थ्रू टेस्टिस में जाएगा। लेकिन टेस्टिस में बच्चों अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे टेस्टिस में यहाँ पे लेडिग सेल दिखाई देंगे, यह हार्मोन लेडिग सेल के पास जाएगा और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यह स्पर्म बनवाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पर्म। यहाँ से स्पर्म बनेगा। ठीक है, स्पर्म बनेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और जो स्पर्म बनेगा, इस स्पर्म को खाना पीना चाहिए कि नहीं टेस्टिस के अंदर, तो उस स्पर्म के लिए जो खाने की व्यवस्था होती है, जो पोषण की व्यवस्था होती है, वो करती है सर्टोली सेल। ये भी टेस्टिस के अंदर ही होती है, लेकिन करवाता कौन है? FSH हार्मोन। इसको कहता है, मैसेज देता है कि स्पर्म बन चुका है, अब आप क्या करिए? उस स्पर्म को पोषण देना है, इसीलिए तो इसका नाम है नर्स सेल। ठीक है, तो आप अभी इतना जान पाए हैं कि FSH और LH हार्मोन का क्या योगदान है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों हार्मोन टेस्टिस के अंदर कैसे जाते हैं और काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा था ये टेस्टिस का डायग्राम, छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। आपने देखा था टेस्टिस का डायग्राम ऐसे बनाया था मैंने, और टेस्टिस के अंदर ऐसे चैम्बर्स बनाए गए थे जिन्हें हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा था, और प्रत्येक टेस्टिस में मैंने ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हमने कहा था 1 से 3। ये क्या होते हैं? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और इन्हीं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो मैं एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकाल कर और इसका डिसेक्शन करके देखता हूँ, TS करके देखता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। यह सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का एक लेयर, अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप से देखूँ तो इसके अंदर ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं बच्चों।
ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, स्क्वैमस सेल्स, इनको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। क्या कहेंगे बच्चों? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। अब इस सेल के पास कौन सा हार्मोन आ रहा है? बोलिए, इस सेल के पास कौन सा हार्मोन आ रहा है? इस सेल के पास आ रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। अब कहेंगे सर टेस्टोस्टेरोन आया कैसे? तो मैंने अभी तो बोला है, जो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन निकला था वो कहाँ गया है? टेस्टिस के अंदर गया है, और टेस्टिस के अंदर लेडिंग सेल होते हैं, और लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन निकलवाया है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे काम करते हैं देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम सेल में से मैं एक ले लेता हूँ, यह बन जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा? पहला सेल इसमें मैं ले लिया, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? माइटोसिस डिवीजन होगा। अब माइटोसिस डिवीजन होगा तो आपको पता है यह क्या बनेगा? माइटोसिस डिवीजन के बाद से यहाँ जो बनेगा वह होगा आपका स्पर्मेटोगोनिया से जो माइटोसिस समसूत्री कोश का विभाजन, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। क्या कहेंगे? माइटोसिस होगा तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे, इन्हें भी हम स्पर्मेटोगोनिया ही कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसमें भी बच्चों अगर क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो 2n का मतलब होता है 46 गुणसूत्र। इसमें भी मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि जो टेस्टिस के अंदर ये जो जर्म सेल हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। और स्पर्मेटोगोनिया जो इससे बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। और उसमें समसूत्री कोश का विभाजन हो रहा है, यानी 1 से 2 सेल बन गए, उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। अब इसमें से प्रत्येक, तो मैं किसी एक को ले लेता हूं, ये क्या करेगा? ये मैच्योर होगा। क्या होगा? मैच्योर होगा, ठीक है, और बड़ा स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा? बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे मैच्योर। क्या कहेंगे? मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों इस फेज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इतने वाले फेज को केवल कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रोथ फेज कहते हैं। इतना एक बार डायग्राम आप लोग बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके बच्चों, आपने डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है। मैं पुनः एक बार रिवाइज कर दूं। मैंने कहा था टेस्टिस के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, उसका डिसेक्शन करके TS करके, तो इस तरह का एक लेयर दिखाई देगा। इस लेयर के अंदर एक सिंगल लेयर सेल होते हैं जिनको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनको क्या करता है? इनमें से एक सेल को मैं लेके चल रहा हूँ, ये चेंज हो जाएंगे इस हार्मोन के प्रभाव में, स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगे। और स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46 होती है। अब स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस, यानी समसूत्री कोश का विभाजन। और आपको पता है समसूत्री कोश का विभाजन में एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होती है। यानी यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो इनमें भी कितनी होगी? 46 क्रोमोसोम होगी, ठीक है। अब ये जो कहला रहा है स्पर्मेटोगोनिया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने हैं। अब उसमें से सारे स्पर्मेटोगोनिया मेच्योर होंगे, खाना पीना लेकर क्या करेंगे? अपने आप को मेच्योर करेंगे, और मेच्योर होके एक नए प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखिएगा बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या अभी भी कितनी है? 46 है। अब यहाँ से बच्चों कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखिए, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा। माइटोसिस अभी हुआ था, यहाँ होगा मियोसिस फर्स्ट,
और आपको पता है बच्चों, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ हो रहा है मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितने सेल बने? 2। कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। एक यहाँ बनेगा बच्चों। इन दोनों सेल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ क्रोमोसोम की संख्या होगी n यानी 23, यहाँ भी क्रोमोसोम की संख्या होगी n यानी 23। ऐसा क्यों हुआ? क्रोमोसोम्स पहले वाले के आधे क्यों हो गए? क्योंकि इसका नाम ही बच्चों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस फर्स्ट। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम क्या होते हैं? अपने पेरेंट यानी जितना यहाँ था उसका आधे हो जाएंगे, यानी 23 इधर चला आएगा, 23 इधर चला आएगा। अगर आप क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं बच्चों तो मैं बात करूं तो 23 में क्या होगा? आपको पता है 22 प्लस 1 x होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? 22 प्लस 1 y होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि मेल में क्या होते हैं? 22 प्लस एक्स वाई होते हैं। 22 प्लस एक्स वाई मैंने 22 जोड़ी क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र होते हैं। तो 22 दूनी 44 हो गया, और ये 45 और 46। यानी अगर जब ये अलग होंगे, ठीक है, 23 बटेंगे तो 22 एक साथ चला जाएगा, फिर 22 और y एक साथ चला जाएगा। तो देखिए मैंने कहा इसमें 22 प्लस x यानी ये वाला क्रोमोसोम x गुणसूत्र रख रहा है, और ये वाला सेल कौन रख रहा है? y गुणसूत्र रख रहा है। अब इन दोनों को यहाँ लेके चलता हूँ मैं। यहाँ से डायग्राम एक बार दोबारा बना देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके चल रहा हूँ। यह है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n यानी 46 है। 46 का मतलब क्या समझते हैं बच्चों? 22 प्लस x एंड y है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ। आपने वहां देखा अभी क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट से कितने सेल बनेंगे? 2 बनेंगे। मियोसिस फर्स्ट से कितने सेल बनेंगे? 2 बनेंगे। इन दोनों सेल में गुणसूत्र आधे आधे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 46 थे तो 23 क्रोमोसोम यहाँ जाएगा, यानी n माने क्या होता है? आधा। 23 2n में डबल थे, यहाँ भी n बराबर 23। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितना होगा? 22 प्लस 1 x 23 हो गए, और यहाँ भी क्या होगा? 22 प्लस दूसरा y इसमें होगा, ठीक है। तो ये रहा मियोसिस फर्स्ट। क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद बच्चों हमको देखना क्या होगा? यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मियोसिस सेकेंड। तो मुझे बताइए, इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा। तो इन दोनों के लिए मैं एक ही बार लिख देता हूं, मियोसिस सेकेंड। बच्चों यहां ध्यान रखना होगा आपको, मियोसिस जो सेकेंड होता है वह माइटोसिस के जैसा होता है, मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन के जैसा होता है। मतलब यह है कि इसमें जितने सेल हैं उतने ही सेल आगे, उतने ही क्रोमोसोम आगे जाएंगे, क्योंकि यह मियोसिस सेकेंड है, और मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम आधे नहीं होते हैं, केवल फर्स्ट में आधे होते हैं। तो बनेगा कैसे? समसूत्री कोशिका विभाजन के जैसा है, तो इससे बनेगा 2, और इससे भी कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 सेल बनेंगे, 1 से 2, यहाँ भी 1 से 2। अब मुझे बताइए इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? भाई 22 प्लस 1 से 23 थे, तो इसमें भी 23 ही होंगे। इसमें भी कितने होंगे? 23। इसमें भी कितने होंगे? 23। इसमें भी कितने होंगे? 23। इसमें भी कितने होंगे? 23 होंगे। अब ये 23 कौन है? तो 22 प्लस x, ये भी कौन है? 22 प्लस x, क्योंकि ये x वाले से बना है, और ये y वाले तो y वाले बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा? 22 प्लस y क्रोमोसोम ये भी रखेगा, अब 22 प्लस y क्रोमोसोम ये भी रखेगा। मतलब क्या है? x वाले से जो 2 सेल बने हैं उनमें x क्रोमोसोम है, y वाले से जो 2 सेल बने हैं उनमें y क्रोमोसोम है। और बच्चों अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं ये 4 बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 4। इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड, या हिंदी में कहते हैं शुक्राणु प्रसू। क्या कहेंगे? शुक्राणु प्रसू। पुनः से समझिए, शुक्राणु प्रसू। पुनः मैं बता दूं, ये जो 4 सेल बने हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जो बने हुए हैं इनको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु प्रसू। अब प्रत्येक स्पर्मेटिड से, याद रखिएगा, प्रत्येक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है। प्रत्येक स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? एक स्पर्म बनेगा। यहाँ भी देखिए एक स्पर्म, इससे भी क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। इससे भी क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए इस स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम होगा? तो इस स्पर्म में क्या होगा? 22 प्लस
यक्स वाला स्पर्म, इसमें भी क्या होगा 22 प्लस यक्स वाला स्पर्म, ये होगा शुक्राणु। और ये शुक्राणु क्या होंगे 22 प्लस वाई, ये वाला भी क्या होगा 22 प्लस वाई। यानी जो 4 शुक्राणु बन रहे हैं, चारों में से 2 क्या होंगे यक्स वाले और 2 क्या होंगे वाई वाले होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो आप कहिएगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। एक बात बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो 4 सेल बने हुए हैं इनका नाम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं। स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं शुक्राणु बनते हैं। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड से जो शुक्राणु बनते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। पुनः समझ लीजिए, जो स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब शुक्राणु बन के रेडी हैं। ये सारा काम किसने कराया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन एक्टिवेट किया था बताइए जल्दी से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को किसने एक्टिवेट किया था, एलएच ने। और एलएच किसने निकाला था, एलएच किसने निकाला था, पिट्यूटरी ने। ठीक है, और पिट्यूटरी को एक्टिवेट कौन किया था, जीएनआरएच ने। कहानी में ट्विस्ट है, समझ रहे हैं। हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच एक्टिवेट किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने एक्टिवेट किया एलएच को, एलएच आया टेस्टिस के पास और टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास गया और स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या किया, माइटोसिस कराया, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन, और 1 से 2 सेल बना दिए। अब ये 2 सेल क्या करेंगे, आपस में वृद्धि करके, मतलब थोड़ा सा खाना पीना लेकर मेच्योर हो गए। उस मेच्योर सेल को क्या कहते, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और याद रखिएगा, इस यहाँ से मैंने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब क्या समझते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। इसमें जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, 2 सेल बनते हैं, 22 प्लस एक्स यानी 23 क्रोमोसोम यहाँ और 22 प्लस एक्स यानी 23 क्रोमोसोम यहाँ। इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर वाई है। फिर मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड होगा तो मियोसिस सेकेंड में 1 से फिर 2 बनेंगे, यहाँ भी 1 से 2 बनेंगे, लेकिन इनमें और इनमें क्या है बच्चों, अंतर है। मियोसिस सेकेंड जब हुआ, ठीक है, तो वो बिल्कुल समसूत्री कोशिका के विभाजन ही था, के समान ही था। 1 से 2 बने, लेकिन क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए 23 यहाँ भी थे, 23 यहाँ भी थे, यानी इसमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम था। तो इन दोनों सेल इसी से बने हैं, इसलिए इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या सेम होगी। तो 22 प्लस एक्स इसमें भी है, 22 प्लस एक्स इसमें भी है। इससे भी एक शुक्राणु बनता है, इससे भी एक शुक्राणु बनता है। सेम यही चीज़ वाई वाले से हुआ। 22 प्लस वाई वाले सेल से क्या बने, फिर 2 बने, जिनमें 22 प्लस वाई थे। इससे भी एक शुक्राणु बना, इससे भी एक शुक्राणु बना। तो 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणु बने। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब शुक्राणु बन के रेडी है, शुक्राणु बन के क्या बच्चों, रेडी है। इसकी बात की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। शुक्राणु बन के रेडी है। अब इस शुक्राणु को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। शुक्राणु को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको यहीं पे समझा देता हूँ, इसको इरेज ना करना पड़े। ठीक है, इस शुक्राणु को पोषण देने का काम किसका था, आप याद करो थोड़ा सा। मैंने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकले थे, एक एलएच और दूसरा कौन निकला था, एफएसएच। शायद आपको याद होगा, एक एलएच निकला था, दूसरा कौन निकला था, एफएसएच। तो एलएच का काम तो समझ गए, एलएच ने क्या किया, शुक्राणु बनवाया। अब जब शुक्राणु बन गए तो शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करेगा, एफएसएच हार्मोन। कौन करेगा, एफएसएच हार्मोन। और शुक्राणु एफएसएच के मदद से, क्योंकि एफएसएच कहाँ जा रहा है, सर्टोली सेल पे जा रहा है। और सर्टोली सेल कहाँ होते हैं, सर्टोली सेल उसी शुक्राणु के आसपास होते हैं, जिनके अंदर शुक्राणु अपना हेड डुबो के क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो आपने देखा कि हार्मोन का कितना बड़ा योगदान है एक शुक्राणु के बनने में। ठीक है, यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु की बनने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। पुनः समझिए, स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु के बनने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, और स्पर्मेटिड से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा
कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग फिर बैक करके देखिए, समझिए, एक एक स्टेप डायग्राम जो मैंने बताया है उसको भी समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, ज़रूर आपको बताया जाएगा। उससे कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो बेझिझक आप कमेंट करें। ठीक है, ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ शुक्राणु की प्रक्रिया। अब शुक्राणु की संरचना बाकी है। इसमें भाई शुक्राणु बन गया तो शुक्राणु तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलिटी में शुक्राणु का स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने जो भी मित्र बंधु हैं, ठीक है, जो अभी तक भी हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, तो उनको बताइए देव कोचिंग सेंटर रमैया लिखें, यूट्यूब पे जाएं और हमारे चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब करें। और खासकर जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक, अभी स्टार्टिंग चल रहा है, ये आपका पहला ही चैप्टर, दूसरा ही चैप्टर है। पहला चैप्टर भी विद्यानंद सर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है मानव जनन। तो अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर की समाप्ति नहीं हुई है, अभी स्टार्टिंग है। तो अधिक से अधिक अपने मित्रों को आप लोग जोड़ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।